चले, हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हार्ट बीट की बात कर रहे थे, दिल की धड़कन। हार्ट बीट की हम जो बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको कहा था हार्ट बीट बेसिकली क्या होती है? कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर। और स्पेशली कौन से हार्ट चैम्बर की कंट्रैक्शन होती है? वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो दो किस्म की साउंड्स होती हैं हार्ट की। इन दो साउंड में एक साउंड है लब और एक साउंड है डब, जिसको हम उर्दू में कहते हैं धक धक, इंग्लिश में इसको कहते हैं लब डब। पहला हार्ट का जो साउंड होता है, पहली जो धक होती है, वो कब, लब जो साउंड होता है वो कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एवी वॉल्व किसको कह रहे हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। जब वो क्लोज होते हैं तो उनके क्लोज होने से एक साउंड पैदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लब साउंड। इधर देखो, ये हमारा हार्ट है ना, ये वेंट्रिकल। अभी बता चुका हूं कि वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इन्होंने लेफ्ट वेंट्रिकल और इन्होंने ब्लड, इसने ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करना है ऑर्टा के जरिए, और इसने लंग्स की तरफ ब्लड भेजना है किसके जरिए? जो है वो पल्मोनरी वेन के जरिए, आर्टरी के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। अब जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट्रियम, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही क्या होता है? ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व फोर्सली बंद हो जाते हैं एकदम से। अगर ये बंद ना हो तो ब्लड दोबारा पीछे चला जाएगा, तो इनको बंद होना जरूरी होता है। जैसे ये बंद होते हैं तो इनके बंद होने से एक साउंड होती है जिसको हम कहते हैं लब। और उस दौरान क्या होता है? सेमिलूनर वॉल ओपन हो जाते हैं ताकि ब्लड यहाँ से चला जाए। फिर जब दोबारा ये वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, दोबारा खुलते हैं, वेंट्रिकल ओपन होते हैं। और एक और बात भी यहाँ लिख सकते हैं हम, सेमिलूनर वॉल ओपन होते हैं, यहाँ पर सेमिलूनर वॉल ओपन हो जाता है। फिर जब दोबारा वेंट्रिकल ओपन होते हैं, जब दोबारा वेंट्रिकल ओपन होते हैं, यानी वेंट्रिकल क्या होता है? वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होंगे। रिलैक्स का मतलब क्या है? वेंट्रिकल का डायास्टोल होगा, यहाँ पर क्या होगा? सिस्टोल होगा। जब इनका डायास्टोल होगा तो क्या होगा? तो ये सेमिलूनर वॉल बंद होंगे, सेमिलूनर वॉल क्लोज होते हैं। जब सेमिलूनर वॉल क्लोज होते हैं तो साउंड क्या आता है? साउंड आता है डब का। और उस दौरान क्या होता है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है वो क्या हो सकते हैं? वो हेवी वॉल ओपन हो जाते हैं। अब ये सिंपल सी मैंने आपको एक समरी लिखवा दी है लब और डब साउंड की, और ये याद रखनी है आपने, इंपॉर्टेंट चीज है कि लब साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो हार्ट में क्या चेंज आता है। और अगर ये पूछा जाए कि लब साउंड की आवाज की वजह क्या है? एवी वॉल का क्लोज होना। और अगर आपसे पूछा जाए डब साउंड की वजह क्या है? सेमिलूनर वॉल्व का क्लोज होना। जैसे दरवाजा बंद करते हो ना, आवाज आती है, इसी तरीके से ये भी वॉल्व बंद होते हैं तो, और तो क्या आती है? ये आवाज आती है। अब कभी कभी हमारे अगर वॉल्व खराब हो जाए, अगर किसी के हार्ट के वॉल्व खराब हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर किसको कहते हैं? जब डिफेक्ट हो जाता है किसका? डिफेक्ट ऑफ वॉल्व। और उस दौरान जब स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर आपकी हार्ट की साउंड सुनता है तो लबडब साउंड नहीं आती, साउंड थोड़ी डिफरेंट आती है, और उसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड। लबडब की साउंड से थोड़ा डिफरेंट होती है। क्लियर हो गया? हिसिंग साउंड कब आएगा? जब आपका हार्ट मर्मर यानी हार्ट के वॉल में कोई डिफेक्ट आ जाएगा। और अगर नॉर्मल होगा तो डॉक्टर आपकी जब हार्ट बीट सुनेगा तो वो लब और डब होगी। आगे चलूं? तो आगे चलूं? चलो आगे चलते हैं। ऐसे नोट की तरफ अब चलते हैं, एवी नोट की तरफ चलते हैं। क्या होता है ये ऐसे नोट और एवी नोट? अब आ जाते हैं किसकी तरफ? ऐसे नोट की तरफ। एस ए नोट। चलो भाई, ऐसे नोट को ऐसे नोट नाम क्यों दिया गया है? एस का मतलब साइनो, ए का मतलब एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड, ऐसे का फुल फॉर्म क्या है? साइनो एट्रियल नोड।
अब ये साइनोएट्रियल नोड है क्या? इसको अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये है साइट वेयर स्टिमुलस फॉर हार्ट कंट्रैक्शन या कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की कंट्रैक्शन की जो स्टिमुलस है, आपको पता है वो क्या कि न्यूरॉन तो नहीं लेकर आ रहे, लेकिन वो जगह, मिसाल के तौर पे मैं हार्ट बना रहा हूँ, हार्ट की वो जगह, हार्ट के अपने ही मसल, ये थोड़ा सा एक मस्कुलर पोर्शन होता है, मसल्स ही होते हैं ये हार्ट के, यहाँ इसको लगा देता हूँ इस जगह पे, ये जिसको मैं रेड शो कर रहा हूँ, ये जगह हार्ट की जहां से हार्ट को कंट्रैक्शन के लिए स्टिमुलस आ रहा है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ एसए नोड। इस जगह को क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ एसए नोड। अब ये एसए नोड होती किस जगह पर है, इसकी लोकेशन देखो कहाँ होती है, एट राइट एट्रियम। ये कहाँ पर होती है, एट राइट एट्रियम। देखो ये राइट एट्रियम की तरफ, और राइट एट्रियम में भी किस जगह पे होती है, वेयर एसए नोड सुपीरियर वेना केवा एंटर, यानी जहां से सुपीरियर वेना केवा हार्ट में दाखिल हो रही होती है, उस जगह पर क्या होता है, उस जगह पर ये मौजूद होती है, क्या मौजूद होती है, एसए नोड। इट इज अ वेस्टेज ऑफ साइनस वेनेसिस। जैसे फ्रॉग के पास एक साइनस वेनेसिस होता है ना, वही मॉडिफाई होके चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, एसए नोड में। अच्छा, अब इस एसए नोड के अंदर होता क्या क्या है, अगर हम इस एसए नोड की बात करें, इस एसए नोड के अंदर कार्डियक मसल्स होते हैं, हार्ट के मसल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मायोफिब्रिल भी हार्ट के एक तरीके से मसल्स ही हैं, नर्व एंडिंग भी होती हैं, कुछ नर्व एंडिंग होती हैं इसमें, और वो नर्व एंडिंग न्यूरॉन की, हम ये नहीं कहते कि हार्ट हार्ट को जो है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा हार्ट जो है वो उसके पास को कोई न्यूरॉन होते ही नहीं है, ब्रेन से इसके पास नर्व एंडिंग होती है, न्यूरॉन आते हैं, लेकिन वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वाले नहीं होते। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन ये बेसिकली इनका काम हार्ट के मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कराना नहीं होता। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने का मैसेज तो कहाँ से आता है, वो एसए नोड से आता है। लेकिन एसओ नोड के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ से भी कुछ वॉल्व मौजूद होते हैं। यानी वैसे नॉर्मली जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, वो कौन कराता है, ये एसए नोड कराता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास, जब हम बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, किसी हमारे इमोशंस की वजह से या किसी और वजह से, जब हमारे एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होते हैं बहुत ज्यादा या इस तरह, तो हमारा हार्ट बाज़ाबत तेज तेज धक धक करना शुरू कर देता है। तो सम कंडीशन के अंदर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी जो है वो अपना रोल प्ले करता है। चलो, इसके बाद इसको अगर हम देखें कि ऐसे नोट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, वो ये है कि ये पेस मेकर भी है। पेस मेकर का मतलब याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब हमारी दिल की धड़कन। हमारी दिल की धड़कन जो होती है वो किससे होती है, ऐसे नोड हमारी दिल की धड़कन बनाता है, या दिल की धड़कन जो स्टार्ट होती है वो ऐसे नोड उसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। अच्छा, अब ऐसे नोड के साथ एक यहाँ पर एक और नोड लगी होती है, ऑरेंज कलर से शो कर देता हूँ। इसको हम कौन सी नोड कहते हैं, इसको हम कहते हैं एवी नोड। इसको हम क्या कहेंगे, एवी नोड कहेंगे। ये भी सेम होती है ऐसे नोड की तरह, इसकी कंपोजिशन सेम है जो ऐसे नोड की है, लेकिन ये कहाँ मौजूद होती है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के यहाँ ऐसे दरमियान में मौजूद है, तभी तो इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कह रहे हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब क्या होता है, सबसे पहले जब आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, तो पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मैसेज आता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, वेंट्रिकल की जो वॉल है ना, इनको मैसेज जाना है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वॉल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब वॉल को मैसेज कैसे जाता है, तो वॉल को मैसेज ऐसे जाता है कि वेंट्रिकल के अंदर से एक इस तरह के जो है वो ऐसे फायर निकल रहे धागे, एवी नोड से जो है वो निकल रहे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे फाइबर निकल रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हेस। बंडल ऑफ हेस, बंडल ऑफ हेस जो है ये क्या कहते हैं, ऐसे फाइबर्स होते हैं, और ये वेंट्रिकल की वॉल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। असल में क्या करते हैं, ये करंट को लेके जाते हैं वेंट्रिकल की वॉल तक, ताकि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराएं। और इनके अंदर से भी, और बंडल ऑफ हल्स जो है, इनके अंदर से भी जो है वो छोटे छोटे मजीद ऐसे फाइबर्स निकल रहे होते हैं, जिनको कहते हैं परकंजी फाइबर्स। और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है
ये जो करंट आता है, ऐसे नोड करंट किसको देता है? ऐसे नोड स्टिमुलस देता है किसको? एट्रियम की वॉल को, और उसके बाद ये स्टिमुलस देता है एवी नोड को। फिर एवी नोड ये स्टिमुलस दे देता है बंडल ऑफ हर्स को, और बंडल ऑफ हर्स जो स्टिमुलस लेके जाता है परकंजिन फाइबर की तरफ लेके जाता है, और पुरकंजी फाइबर जो है ये वेंट्रिकल की वॉल को मैसेज दे देते हैं, और फिर वेंट्रिकल की वॉल क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रहती है। अब याद इसमें से क्या क्या रखोगे? याद इसमें रखना है एसए नोड और एवी नोड की फुल फॉर्म याद रखनी है कि ये फुल फॉर्म इसकी क्या है। फिर दूसरा जो आप याद रखोगे, ये याद रखोगे कि एसए नोड जो है वो पेस मेकर है, ये याद रख लोगे। फिर जो बंडल ऑफ हर्स और पुरकंजी फाइबर जो हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? एट्रियम की वॉल में नहीं होते, ये वेंट्रिकल की वॉल के अंदर होते हैं, ये याद रखोगे। अगर किसी का एसए नोड खराब हो जाता है, अगर किसी का ये एसए नोड खराब हो जाएगा, तो फिर एक आर्टिफिशियल यहाँ पर जैसे बैटरी लगा देते हैं ना, एक आर्टिफिशियली बैटरी लगा दी जाती है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो सिग्नल देता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए, और उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये क्लियर होगी? आगे चलूं? कुछ इसमें से पूछना है तो पूछ लो। आगे चलते हैं, चलो। इसके बाद एक हार्ट की डिजीज दी हुई है सर। जी जी। सही पीस मेकर है ये, इसकी हमारी जो हार्ट बीट इनिशियल इसी थी ना? हाँ, इसी से पेसमेकर इसको कहेंगे। हाँ, हार्ट बीट इसी से होती है। पेस में जहां भी पेसमेकर का नाम आ जाए तो समझ लेना ये किसकी बात कर रहा है, ये ऐसे नोट की बात कर रहा है। एवी नोट नहीं होगा, क्योंकि एवी नोट से हार्ट बीट का स्टार्ट हमेशा ऐसे नोट से होता है। एवी नोट खुद किसके कंट्रोल में है? ऐसे नोट के कंट्रोल में। अच्छा चलो देखो, ब्लू बेबीज, ब्लू कलर से ही लिख देता हूँ, ब्लू बेबीज। सर जी, सर पेस मेकर आपने कहा दिल की धड़कन बनाता है, और सर हार्ट बीट इसको भी तो दिल की धड़कन कहते क्या हार्ट बीट? तो हार्ट बीट हैं। हार्ट बीट ऐसे नोट की वजह से तो होती है। दिल की धड़कन को हार्ट बीट कहते हैं, तो हार्ट बीट डायरेक्ट थोड़ी होती है, उसको ऐसे नोट तो करवाता है। जो डायस्टोल, जो सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ऐसे नोट की वजह से। सही है ना? हार्ट जी बीट सर। से पहले बता देना चाहिए था आपको ऐसे नोड और एवी नोड। अच्छा, ब्लू बेबीज, ब्लू बेबीज लेट टर्म में, मेडिकल टर्म में इसको क्या कहते हैं? मेडिकल टर्म में इसकी साइनोसिस। और ये साइनोसिस होती क्या है? साइनोसिस जब कंडीशन होती है तो इसमें ब्लूइश कलर हो जाता है, अक्सर बेबीज को, बच्चों को होता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं ब्लू बेबीज। ब्लूइश स्किन हो जाती है, स्किन का कलर ब्लूइश हो जाता है। या हमारी जो म्यूकस होती है, जैसे हमारी नाक के अंदर, या आप मुंह को गलेंगे तो मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसका भी कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, ब्लू कलरेशन हो जाएगा। जब भी ब्लू कलरेशन होगा तो इस कंडीशन को हम मेडिकली क्या कहेंगे? साइनोसिस कहेंगे। अब सबसे पहले देखो, ये साइनोसिस क्या है? बेसिकली ये कंजीनाइटल हार्ट डिजीज है। ज्यादातर ये किसकी वजह से होता है? कंजीनाइटल हार्ट डिजीज। कंजीनाइटल हार्ट डिजीज का, कंजीनाइटल का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ, यानी पैदाइशी होता है। ये बीमारी क्या है? ये पैदाइशी होती है। और ये बीमारी किसकी वजह से होती है? ये बीमारी होती है, एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है हमारे हार्ट का, एक राइट साइड है और एक क्या है? लेफ्ट साइड। राइट साइड के अंदर होता है नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड पर होता है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएं, कैसे मिक्स होते हैं? कोई ना कोई एबनॉर्मल कनेक्शन अगर आ जाए इन दोनों के दरमियान में। ये एबनॉर्मल कनेक्शन क्या हो सकते हैं? ये एबनॉर्मल कनेक्शन या तो ये हो सकता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में एक सेप्टम, यानी इनके दरमियान में कोई ओपनिंग हो जाए। ये ओपनिंग हो गई राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में, क्या हो गया? राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में एक डिफेक्ट हो गया। इसका काज क्या होता है? या तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में डिफेक्ट आ गया, अब ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड।
या राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में कोई डिफेक्ट आ जाए, यानी इनके दरमियान में कोई ओपनिंग हो, तो भी क्या होगा, तो भी दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गए। तो ब्लू बेबीज की काज क्या होती है, या तो एबनॉर्मल कनेक्शन हो राइट एट्रियम, राइट साइड और लेफ्ट साइड पर। ये एबनॉर्मल कनेक्शन किसके दरमियान में हो सकता है, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट भी हो सकता है, यानी एट्रियल के सेप्टम में कोई बीच में ओपनिंग हो सकती है। वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट भी हो सकता है, यानी वेंट्रिकल के दरमियान में भी ओपनिंग हो सकती है। या फिर एक और चीज हो सकती है, persistent duct arteriolysis। एक बचपन में जिस वक्त असल में हार्ट जो होता है, हार्ट हमारा पैदाइश से पहले ही बीट करता है और सारी जिंदगी हार्ट बीट करता रहता है। अच्छा, अब क्या होता है बचपन के अंदर जो है वो क्या होता है, एक डक्ट होती है जिसको कहते हैं डक्ट आर्टरियोसिस। ये क्या होती है, हार्ट के दो राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये होती है, एक वेसल होती है ऐसे। लेकिन जब बाद में जब हार्ट की पूरी फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये डक आर्टरियोसिस जो होती है क्या होती है, खत्म हो जाती है बाद में। लेकिन अगर ये खत्म ना हो सके तो ये आर्टरी क्या करती है, ये हमारे राइट और लेफ्ट साइड के ब्लड को आपस में मिक्स करती है। जब राइट और लेफ्ट साइड का ब्लड मिक्स होगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा। फिर क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होके जाता है, और उसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से हमारी स्किन का कलर जो है वो क्या हो जाता है, वो ब्लूइश हो जाता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबीज, या इसको क्या कहा जाता है, साइनोसिस। साइनो का मतलब ही क्या होता है, साइनो का मतलब जो है वो ब्लू होता है। अब इसमें क्या याद रखना है, ब्लू बेबीज के अंदर, ब्लू बेबीज को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं, ये याद रख लोगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, कि ये जो डिजीज होती है ये कंजेनाइटल होती है, मतलब ये पैदाइशी होती है, ये याद रख लोगे। फिर एक और बात याद रखोगे, ये डिजीज होती क्यों है, ये आर्टरियम राइट और लेफ्ट साइड के दरमियान में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन आ जाए। ये एबनॉर्मल कनेक्शन एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट की वजह से होता है, या एक डक्ट होती है जिसको डक्ट आर्टरियोसिस कहते हैं, ये राइट और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के दरमियान में होगी और दोनों के ब्लड को क्या करेगी, ये मिक्स कर देगी। ये वजह होती है, और इतना ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, और आप बस इतना ही याद रखें। क्लियर हो गया, ये आगे चलूं? अब ब्लड वेसल्स की तरफ चलते हैं, हार्ट की बात हो गई, सही है ना। आगे कुछ हार्ट की डिजीज है वो आगे देखेंगे, अभी ब्लड वेसल की तरफ चलते हैं। मैंने आपको कहा था ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें देखेंगे। एक हम देखेंगे ब्लड, ब्लड हमने पढ़ लिया, ब्लड के सेल पार्ट्स भी पढ़ लिए। फिर हमने हार्ट पढ़ना था, हार्ट पढ़ लिया। अब हार्ट के बाद एक तीसरी चीज है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स देखते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले तो देखो ब्लड वेसल्स कितनी टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल्स जो है वो तीन टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल के अंदर एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वैन, एक होती हैं कैपिलरीज। सही है, तीन ब्लड वेसल। चलो वन बाय वन, एक एक के बाद सबसे पहले आर्टरीज के बारे में बताता हूँ, फिर वैन के बारे में बताता हूँ, फिर कैपिलरीज के बारे में। जब आर्टरीज और वैन बता दूंगा तो फिर खुद ही डिफरेंशिएट कर लेना दोनों में फर्क क्या होता है। स्टार्ट करें, आर्टरीज से स्टार्ट करते हैं, सही है। चलो आर्टरीज से स्टार्ट करते हैं। ये आर्टरी, ये चलो हमारा हार्ट है। अब वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड हमारी पूरी बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, ये देखो ऐसे हमारे हार्ट से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी की तरफ लेके जा रही है। ये ब्लड वेसल जो हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आर्टरीज। तो आर्टरी का पहला काम क्या हो गया, मेन जो फंक्शन हो गया, कैरी ब्लड
अवे फ्रॉम हार्ट। देखो ना, जो पल्मोनरी आर्टरी है, जबकि वो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हार्ट से बाहर ब्लड लेके जा रही हैं लंग्स की तरफ, तब हम उन्हें भी जो है वो आर्टरी ही कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। उन्हें हम वेन नहीं कहते, क्योंकि वो ब्लड हार्ट से, जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड लेके जाएगी, उसको क्या कहेंगे, उसको हम आर्टरी कहेंगे। चलो मैं एक आर्टरी निकाल लेता हूँ यहाँ से, और इस आर्टरी को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, सही है ना। इस आर्टरी को हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे देख रहे हैं। चलो ये आर्टरी को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ये थोड़ा सा ब्रॉड करके आर्टरी को देखते हैं। अब आर्टरी जो होती है वो थिक वॉल होती है। वेन से कंपेयर करें तो आर्टरी क्या होती है, थिक वॉल होती है। और इसकी वॉल की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं? 3 लेयर्स को हम इसके क्या कहेंगे? एक तो लेयर इसकी सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका। आउटर जो लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल जो लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ये देखो, चलो मैं बना देता हूँ डिफरेंट कलर से। अब ये देखो, सबसे बाहर की तरफ जो इसकी लेयर है, सबसे आउटर जो लेयर है, इसको क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर ये दरमियान वाली जो लेयर है, जो सबसे थिक होती है, बीच वाली लेयर जो सबसे थिक होगी, इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर जो लेयर होती है, ये नीचे वाली जो येलो कलर की शो कर रहा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। और बीच में जो खाली कैविटी होती है इसकी, बीच में सेंटर में जो खाली कैविटी आई हो है ये, इसको कहते हैं ल्यूमेन। बीच वाला जो एरिया है खाली, इसको क्या कह रहे हैं, ल्यूमेन। तो अब ये तो याद हो जाएगा, ये आउटर है, मिडिल है, नाम से ही पता लग जाएगा, मीडिया का मतलब मिडिल और इंटीरियर का मतलब इनर। अब चलो देख लो ये किस किस चीज से बनती हैं। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो किससे बना हुआ होता है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी फाइबर्स के फॉर्म में कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनसे बना होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया बना हुआ होता है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर का बना हुआ होता है। क्योंकि हमारी जो आर्टरीज होती है इलास्टिक होती हैं, लचकदार होती हैं, फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। और सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जो होती है दरमियान वाली लेयर में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। किससे बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है। और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना, ये स्क्यूमस एंडोथीलियल एंडोथीलियम से बना होता है। यानी इसके जो नीचे की तरफ जो सेल्स होते हैं इसमें फ्लैट सेल होते हैं। ऐसे हमारे जो फ्लैट सेल्स होते हैं उनको कहते हैं स्क्यूमस। स्क्यूमस सेल्स कैसे होते हैं, जो फ्लैट सेल होते हैं। और हमारे जो जितने भी हार्ट के अंदर की बिल्कुल इनर वॉल है, सर्कुलरिटी सिस्टम में जितने भी ब्लड वेसल हैं उनके सबसे अंदर वाली वॉल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम एंडोथीलियम वॉल कहते हैं। और ये एंडोथीलियम वॉल जो है ये सबसे इनर लेयर बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना। और ये कैसे सेल से बनी हुई होती है, इसको स्क्यूमस सेल से बनती है। और स्क्यूमस सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, ऐसे थिन वॉल फ्लैट सेल होते हैं। ये सबसे अंदर वाली लेयर बनी होती है। हो गई 3 वॉल, समझ में आ गया ये इसकी कंपोजिशन, कौन सी आउटर है कौन सी इनर है याद रख लोगे, और कौन सी चीज किससे बनी हुई है ये याद रख लोगे, सिंपल सा है। और इसमें सबसे थिक कौन सी होती है, ट्यूनिका मीडिया। अच्छा अब इधर देखो, और इसका ल्यूमेन स्मॉल होता है। अगर इसको वेन से कंपेयर करोगे तो इसका बीच वाला पोर्शन जो है, जिसको ग्रीन से शो कर रहा हूँ, जब ब्लड फ्लो करता है इस जगह पर, इसका ल्यूमेन ये क्या होता है, इसका ल्यूमेन स्मॉल होता है। आर्टरीज का ल्यूमेन जो है वो स्मॉल है। आर्टरीज की कुछ बातें और देख लेते हैं। इसके अलावा जो आर्टरी, एक चीज होती है आर्टरियूल्स। आर्टरीयूल्स
अब क्या होता है, एक बड़ी आर्टरी, ये एक बड़ी आर्टरी है, सही है? ये बड़ी आर्टरी जब छोटी छोटी आर्टरी में डिवाइड होती है तो इन छोटी आर्टरीज को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आर्ट्रियोल्स। इनको हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल्स। और जो ये आर्ट्रियोल्स होती हैं, ये आर्ट्रियोल्स जो हैं, ये आर्ट्रियोल है ना, इसको थोड़ा ब्लैक से बना देते हैं। ये चलें, ये रेड कलर का तो ब्लड है, और इसकी ये ब्लैक कलर की मैंने क्या बना दी है, वॉल्स बना दी है, ये वॉल्स। और इसमें सॉरी रेड कलर का, ब्लैक कलर का नहीं, रेड कलर का ये ब्लड है इसमें, और ब्लैक कलर की इन आर्टरीज की वॉल है। ये तो आर्टरी है ना, और आर्टरी मजीद छोटी छोटी आर्टरी में डिवाइड हो गई, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स का, आर्टरियोल्स आर नथिंग बट दे आर द स्मॉलर आर्टरीज। स्मॉलर आर्टरीज को हम कहते हैं आर्टरियोल्स। और इन आर्टरियोल से क्या निकलती हैं, इन आर्टरियोल से निकलती हैं माइक्रोस्कोपिक जो है वो क्या निकलती हैं, माइक्रो ब्लड कैपलरीज। इन आर्टरियोल से क्या निकलती हैं, इनसे निकलती हैं ब्लड कैपलरीज, छोटी छोटी खून की बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल, सबसे स्मॉल साइज की, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपलरीज। और क्या होता है, जहां आर्टरीज कैपलरीज में खुल रही होती हैं, इन जगहों पे कुछ लगे हुए होते हैं स्फिंक्टर। यहाँ पर लगे हुए होते हैं क्या, स्फिंक्टर, एक वॉल्व की तरह ये स्फिंक्टर होते हैं, और ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यानी अब जितना ब्लड इस कैपलरीज को देना है, ये आर्टरीज क्या करेंगी, इस कैपलरीज को ब्लड दे देंगी। और जब ब्लड जितना देना है दे दिया, उसके बाद क्या होगा, ये स्फिंक्टर बंद हो जाएंगे, या आर्टरीज खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं यहाँ से, ताकि अब मजीद ब्लड कैपलरीज को ना दिया जाए। जैसे सर्दियों के अंदर हमारी वेजो कंट्रैक्शन होती है, गर्मियों में वेजो डायलेशन होती है, आगे पढ़ेंगे। तो जितना ब्लड चाहिए अभी सिर्फ इतना ही ब्लड देते हैं। तो स्फिंक्टर, स्फिंक्टर क्या, स्फिंक्टर अब क्या करते हैं काम, बेसिकली arterioles have a sphincter at capillary end, जहाँ कैपिलरी का एंड हो रहा होता है, या जहाँ से ये एंड हो रही होती है और कैपिलरी स्टार्ट हो रही होती है, वहाँ स्फिंक्टर होते हैं, which regulate the flow of blood at capillary, कैपिलरी के अंदर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। फिर इसके अलावा हमें ये भी पता है कि तमाम आर्टरीज के अंदर क्या होती हैं, तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए आर्टरीज के। ये हो गया आर्टरी। अब आ जाओ वैन की तरफ। फिर मैं बना देता हूं एक ह्यूमन बना लेता हूं। अब क्या हुआ कि इसके हार्ट से जो पूरी बॉडी की तरफ ब्लड गया, वो तो किसके जरिए गया, वो गया आर्टरीज के जरिए, ये आर्टरीज के जरिए चला गया। लेकिन इसकी पूरी बॉडी से ब्लड जब दोबारा आएगा किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, तो वो कौन ब्लड लेकर आएंगी, वो जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती हैं ब्लड वेसल्स, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वैन। वैन क्या करती हैं, कैरी ब्लड। अब आप आर्टरीज और वैन में फर्क भी देखते जाइएगा। कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट, ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। इसकी ये भी तीन ही लेयर्स की बनी होती हैं, लेकिन इसकी लेयर जो है वो थिन वॉल होती है। ये कैपिलरीज के मुकाबले में थिन वॉल होती है, और इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। और लेयर्स के नाम वही होंगे जो किसमें थे, जो के आर्टरीज के अंदर थे। इसके अलावा अगर आर्टरीज से कंपेयर करें तो इसका ल्यूमेन जो है वो क्या होता है, इसका ल्यूमेन लार्ज होता है। यानी मैं एक कैपिलरी यहाँ से निकाल लूं, तो कैपिलरी का अगर आप ये ल्यूमेन देखोगे, तो कैपिलरी का ल्यूमेन जो है क्या है, ये लार्ज है आर्टरीज के मुकाबले। इसके अलावा कि आर्टरीज के अंदर कोई वॉल नहीं होते, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर वॉल्व होते हैं, यानी वॉल लगे हुए होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। यानी ब्लड असल में क्या होता है, हमारे इधर से नीचे से जब ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वो ब्लड दोबारा नीचे ना आ जाए, ब्लड दोबारा नीचे ना आ जाए। आर्टरीज तो नीचे की तरफ ही आ रही होती है ना, तो उनमें प्रॉब्लम इतना नहीं होता। और जो आर्टरीज ऊपर की तरफ भी जा रही होती है तो हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता है, तो प्रेशर इतना होता है कि ब्लड दोबारा पीछे नहीं आता। लेकिन वेन में ब्लड थोड़ा स्लो मूव कर रहा होता है, तो कहीं वो ब्लड दोबारा पीछे ना आ जाए, तो ये वॉल लगे हुए होते हैं कि एक दफा ब्लड आगे चला गया तो वो पीछे नहीं आएगा।
ये वॉल्व जो है वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। अब ये याद रखोगे, आर्टरीज के अंदर वॉल नहीं होते और वेन के अंदर क्या होते हैं, वॉल जो है वो मौजूद होते हैं। और तमाम तमाम वेन के अंदर जो है वो क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़कर। अच्छा, एक और बात याद रखो, आर्टरी जो है ना वो थोड़ी सी इलास्टिक होती हैं, आर्टरीज कोलैप्स नहीं होती, यानी ऐसे कभी आर्टरी नहीं होगी, ऐसे कोलैप्स नहीं होगी आर्टरी। अगर वेन में ब्लड ना, आर्टरी में अगर ब्लड नहीं होगा तो आर्टरी ऐसे कोलैप्स नहीं होगी, लेकिन वेन में ब्लड ना हो तो वेन ऐसे कोलैप्स हो सकती है, ऐसे पिचक सकती है। आर्टरी जो है वो एम्प्टी होगी तो वो कोलैप्स नहीं होगी, क्योंकि उसकी वॉल थोड़ी थिक होती है, इसकी वॉल इतनी थिक नहीं होती ना, तो ये कोलैप्स भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेन। फर्क कर लोगे वेन और उस पे क्या कहते हैं कि आर्टरीज के अंदर, डिफरेंस याद रख लेना वेन और आर्टरीज में। अब कैपिलरीज की तरफ चल दो, चलो कैपिलरीज की तरफ चलते हैं। अब चलो ऐसे कर लेते हैं, ये आ गया, ये आ गई आर्टरी, ये आर्टरी आ गई। आर्टरी डिवाइड हो गई किसमें, आर्टरी से छोटी छोटी आर्टरी निकली, इसको क्या कहेंगे, आर्टरीयूल्स। आर्ट्रियोल। हाँ, अब आर्टरीयूल से क्या नहीं बनती है, कैपिलरीज। अब मैं सब एक अच्छा। कैपिलरी का बेड बना रहा हूँ, सारी कैपिलरीज नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक कैपिलरीज का बेड। ये लो, ये बन गई कैपिलरीज, ये आ गई कैपिलरीज। और कैपिलरीज मिलके फिर बना लेती हैं वेन्यूल, छोटी छोटी वैन, और छोटी छोटी वैन मिलके फिर बड़ी वैन बना लेती हैं, जिसको हम वैन कहते हैं। वेन्यूल्स और वेन्यूल्स मिलके क्या बनाती हैं, वैन। अब चलो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। अब कैपिलरीज की पहले तो बात ये याद रखो कि कैपिलरीज क्या, कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक होती हैं। सबसे पहली बात क्या याद रखोगे कैपिलरीज की, ये माइक्रोस्कोपिक होती है, माइक्रोस्कोप से नजर आती है, बहुत नैरो होती हैं, इनका ये जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है, और ये 7.10 माइक्रोन का डायमीटर होता है। थिन वॉल होती हैं, यानी इनकी वॉल बहुत थिन होती है और सिंगल लेयर की बनी होती है वॉल। आर्टरीज और वेन की वॉल तो ज्यादा 3 लेयर्स की होती है ना, इनकी सिर्फ सिंगल लेयर की होती है, और एक ही लेयर होती है एंडोथीलियम, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ना आर्टरीज और वेन की, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। इसमें सिर्फ एक सिंगल वॉल होती है, और वो कौन सी होती है, वो होती है सिर्फ एंडोथीलियम होती है। अब एक बात देखो, ब्लड आया, और चलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन लेके आर्टरीज में, आर्टरीज से ऑक्सीजन आई आर्टरीयूल्स में, और आर्टरीयूल्स ने ये ऑक्सीजन दे दी कैपिलरीज को, तो ये आ गई कैपिलरीज। अब कैपिलरीज से ये ऑक्सीजन जानी है किसमें, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन को ब्लड से, बॉडी से। अब ऑक्सीजन जाएगी किसमें, बॉडी के सेल्स को, सही है, ये बॉडी के सेल्स को। बॉडी के सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैपिलरीज फॉर्म रिलेशन बिटवीन सर्कुलरिटी सिस्टम एंड टिश्यू एट कैपिलरी लेवल, यानी हमारे इन टिश्यू और ये सर्कुलरिटी जो सिस्टम है, इनके दरमियान में जो कनेक्शन बनता है वो कैपिलरी लेवल पे बनता है। यानी इसका मतलब ये आर्टरी से कोई आपके पास ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉडी के टिश्यू को नहीं जाएगी, बॉडी के टिश्यू को तो ऑक्सीजन पहले कैपिलरीज में जाएगी, कैपिलरी से ये ऑक्सीजन आएगी किसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये ऑक्सीजन जाएगी बॉडी के टिश्यू को। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पहले इंटरस्टिशियल टिश्यू में, फ्लूइड में, और उसके बाद फिर आपकी किसमें चली जाएगी, ये कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज ऑक्सीजन दे देगी किसको, बॉडी के टिश्यूज को, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के टिश्यू से ले लेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के टिश्यू से ले लेगी तो कैपिलरीज के अंदर फिर यहाँ से जो है ब्लड कैसा हो जाएगा, नॉन ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन्यूल में जाएगा, वेन्यूल से जाएगा वेन में, और वेन दोबारा इसको कहाँ लेके चले जाएंगे, हार्ट की तरफ। अच्छा, अब अगर ब्लड फ्लो की बात करो ना, तो सबसे ज्यादा तेज ब्लड फ्लो करता है ओआर्टा में, फिर आर्टरीज में ब्लड थोड़ा तेज होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर इसकी ब्लड का फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है, और कैपिलरीज के अंदर ब्लड और ज्यादा स्लो हो जाता है। अच्छा, कैपिलरीज का डायमीटर बहुत नैरो होता है, जब जिस चीज का डायमीटर कम होता है तो वहां फ्लो तेज होना चाहिए। जैसे बड़ी सी एक नहर है तो उसमें पानी बहेगा,
लेकिन उसकी ब्रांचेस कर दोगे तो वो छोटी जगह होगी तो बहने में ज्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन कैपिलरीज के अंदर ब्लड बहुत स्लो स्लो फ्लो कर रहा होता है। कैपिलरीज में ब्लड स्लो फ्लो करने की वजह क्या होती है? ताकि आराम से सर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाए ना, ताकि आराम से ऑक्सीजन से जल्दी से फ्लो करके चला जाएगा तो एक्सचेंज तो होगा नहीं। और दूसरी चीज ये होती है, एक एक कैपिलरी का डायमीटर तो बहुत कम होता है, लेकिन सारी कैपिलरीज को अगर आपस में मिला लो तो डायमीटर इसका आर्टरीज से ज्यादा हो जाता है। अलग अलग दोगे तो इसका डायमीटर कम है, लेकिन इतनी सारी कैपिलरीज होती है, मैंने तो 3 बनाई है, बहुत सारी होती है, सबका मिला लो ना डायमीटर तो ये आर्टरीज से ज्यादा ही होता है। तो उस वजह से इतना ज्यादा, अब पानी जो है उस पहले तो ब्लड इधर से आ रहा है ना, अब ब्लड को इतना ज्यादा ब्रांचेस में तकसीम कर दिया तो उसका फ्लो थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फ्लो क्या होगा उसका, थोड़ा स्लो होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया किसके बारे में, ये मैंने आपको बताया कैपिलरीज के बारे में और ब्लड फ्लो के बारे में। कैपिलरीज के बारे में क्या याद रखोगे? माइक्रोस्कोपिक होती हैं और वो 3 लेयर में नहीं होती, सिर्फ एक ही लेयर होती है एंडोथीलियम की। और बॉडी टिश्यूज और सर्कुलरिटी सिस्टम के दरमियान में एक जो कनेक्शन बनता है वो कहाँ पर बनता है? वो कैपिलरी के पास आके बनता है, ना आर्टरी में बनता है ना वेन के अंदर बनता है। तो ये भाई हमारी ब्लड वेसल्स भी जो है वो हो गई कैपिलरीज तक। आगे चलूं या आज के लिए यहीं तक काफी है? कल चैप्टर खत्म कर लेते हैं, सही है? सर इतना काफी है। चलो सही है, आज इतना ही काफी है। कल हम जो है ना, मैं अभी वीडियो शेयर कर लेता हूँ, बार बार इसको देखते रहना, फिर कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कल ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हम सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा जो आपका जो फाइलम है ना, फाइलम को मैं ऐसा करूंगा, आपको फाइलम की वीडियो शेयर करूंगा। फाइलम के छोटे छोटे हर ग्रुप के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे, बस वो याद कर लेना। फाइलम पूरे को पूरे फाइलम में इतना याद करने की जरूरत नहीं है, फाइलम के बस कुछ मखसूस पॉइंट्स होते हैं, वो याद करना। सही है ना? 18 अक्टूबर को आपको टेस्ट की डेट फाइनल हो गई है ना? यस सर। देखो चलो, अल्लाह करे फाइनल हो ही जाए 18 अक्टूबर को, क्योंकि अभी कोरोना सुना है दोबारा, एक सेकंड उसका वो आ रहा है। सही है ना? चलें सही है, बस आज यहीं तक रखते हैं। कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है तो पूछ लो।